गुड मॉर्निंग क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6, ठीक है। जो कि इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा, और इसका हम अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में देखेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि बल क्या होते हैं, ठीक है। हमने परिभाषा बताई थी आपकी बल की, ठीक है। यानी बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है, ठीक है। तो वस्तु यानी हमने बल के बारे में पढ़ा। तो अब बात करने वाले हैं कि बल के प्रकार के, यानी बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो यानी बल हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गतिशील अवस्था में, यानी कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है उसको अगर वो हमारी गतिकीय अवस्था में आ जाती है किसी बल द्वारा, तो वो भी एक बल होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बेटा बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल मुख्यतः 5 प्रकार के हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। 5 प्रकार के बल हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा पेशीय बल, ठीक है। पेशीय बल तो कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। यानी जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव यानी जो या हम किसी वस्तु को उठाएंगे तो हमारे हाथों में क्या होगा, खिंचाव होगा। तो कह रहा है उस खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। जब बल लगाया जाता है तो कह रहा है पेशियों द्वारा लगाए गए इसी बल को क्या कहते हैं बेटा, पेशीय बल कहते हैं। यानी हम सिंपल सी परिभाषा कह सकते हैं कि बल द्वारा जब किसी वस्तु को उठाया जाता है और मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। जैसे बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना आदि क्या है, पेशीय बल के उदाहरण हैं। तो हम एग्जाम्पल भी आपको साथ में बता रहे हैं, इसलिए चूंकि आप जब बाद में एक्सरसाइज करेंगे बेटा, ठीक है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैल्यू पुट होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, और यहाँ पर हम बता दे रहे हैं तो आपको वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पेशीय बल। इसके बाद आता है गुरुत्वीय बल, ठीक है बेटा, गुरुत्वीय बल। तो अब गुरुत्वीय बल में क्या होता है, कह रहा है कि इसका एक क्रियाकलाप यानी एक हमारा एग्जाम्पल दिया है। कह रहा है एक पत्थर का टुकड़ा लें, इसके ऊपर यानी इसको कह रहा है ऊपर की ओर फेंकें। कह रहा है एक पत्थर का टुकड़ा लें, यानी इसको आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और इसको ऊपर की ओर फेंकें। कुछ समय बाद कह रहा है कि आप क्या देखेंगे, तो कुछ समय बाद हम यही देखेंगे कि पत्थर का टुकड़ा कुछ ऊंचाई तक जाकर के जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण को गुरुत्व बल कहते हैं, यानी सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर फेंकी जाती है, यानी जब कोई भी वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर फेंकी जाती है तो वस्तु पुनः पृथ्वी तल पर लौटकर आती है, ठीक है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, या हम कह सकते हैं गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारा हुआ गुरुत्वीय बल। जैसे लिखा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो आपने देखा होगा कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंको वो पृथ्वी की ओर वापस आती है, ठीक है। यानी पृथ्वी क्या है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो ये हमारा रहा गुरुत्वीय बल। देखिए अगला आता है हमारा चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है, यानी हमने पहला बताया पेशीय बल, दूसरा गुरुत्वीय बल, अब तीसरा आता है हमारा चुंबकीय बल। तो देखिए हमारा चुंबकीय बल चित्र संख्या 6.9 में आप देख सकते हैं कि कुछ लोहे की कीलों को एक मेज पे डाला गया है, रखा गया है, और पास में एक चुंबक जो है हाथ में पकड़ा गया है। तो एक चुंबक से क्या होता है कि वो लोहे की कीलें चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो जब चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं तो क्रियाकलाप हमारा दिया है, कह रहा है कि लोहे की छोटी छोटी कीलें एक दंड चुंबक लें, यानी लोहे की छोटी छोटी कीलें तथा एक दंड चुंबक लें, कीलों को मेज के ऊपर रखें, फिर कह रहा है कि चुंबक को कीलों के पास तक ले जाएं। तो कह रहा है आप क्या देखते हैं,
तो कह रहा है कि चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। यानी जो चुंबक द्वारा लगाया गया बल होगा वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए बल यानी इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। अगर आपसे कोई चुंबकीय बल के बारे में पूछता है कि चुंबकीय बल क्या होता है यानी चुंबकीय बल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, अगला आता है बेटा हमारा विद्युतीय बल, यानी पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल। अब आता है विद्युतीय बल। ठीक है, तो विद्युतीय बल क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो विद्युतीय बल कह रहा है कि देखिए फिर इसका हमारे एग्जाम्पल दिया गया है। कह रहा कागज के छोटे छोटे टुकड़े लें। ठीक है, कह रहा प्लास्टिक के पैमाने स्केल को सूखे बालों अथवा कागज से रगड़कर कुछ टुकड़ों के पास ले जाएं तो क्या देखते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप लोग क्या होता है कि कभी कभी जो है बालों में पेन लेते हैं और पेन को बालों में से रगड़ते हैं और पेन को फिर पृथ्वी के आसपास या ज़मीन पे कहीं भी ऐसे लगाते हैं तो देखा होगा कि पेन के चारों तरफ, पेन के चारों और उसके राउंड में चारों तरफ छोटे छोटे घास के टुकड़े, छोटे छोटे कण, ठीक है, क्या होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है। तो कह रहा है इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे? विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे दिया है कि प्लास्टिक के पैमाने यानी पटरी ले लेते हैं हम, स्केल ले लेते हैं, को सूखे बालों अथवा कागज से रगड़ के टुकड़ों के पास ले जाए, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों उनके पास अगर ले जाएंगे, देखिए ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर में वीडियो देखिएगा, साथ में प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे कागज के टुकड़े प्लास्टिक की स्केल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो हमारी पटरी होगा, जो हमारा स्केल होगा, उसकी ओर क्या होंगे? आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? विद्युतीय बल के कारण। ठीक है, हम कह सकते हैं कि विद्युतीय बल के कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। अगला आता है बेटा घर्षण बल। क्या चीज? घर्षण। घर्षण मतलब समझ सकते हैं रगड़ना। ठीक है, जो घर्षण बल होता है उसको कह सकते हैं रगड़ना। ठीक है, दो चीजें जैसे आप दोनों हथेलियां आपस में रगड़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम घर्षण कहेंगे, घर्षण। ठीक है, घर्षण बल। तो कह रहा है कि यदि दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो क्या होगा? कह रहा कि आप गिर पड़ेंगे। कह रहा कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है। कह रहा यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा? कह रहा चक्की गति नहीं करेगी। ठीक है, कह रहा क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? यानी घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण। यानी देखिए चीज़ें वहाँ पर फिसलती हैं जहाँ पर घर्षण बल कम होता है। जैसे आपका घर, ठीक है, जैसे आपका घर, आपके घर के बाहर जो आपका मेन गेट होता है, वहाँ पर आप जैसे ही मेन गेट के ऊपर चढ़ते हैं तो देखा होगा कि वहाँ पर जो हमारा फर्श होता है उसको थोड़ा खुरदरा बनाया जाता है। ठीक है, खुरदरा, क्योंकि आप जैसे ही गेट के ऊपर चढ़ते हैं, गेट के अंदर चढ़ेंगे तो क्या होगा? आप जिसमें फिसले ना। अगर मान लिया जाए उसको एकदम पॉलिशदार चिकना बना दिया जाए तो जितनी बार निकलोगे उतनी बार गिरते चले जाओगे बार बार। ठीक है, तो एक यही चीज़ है हमारा घर्षण, यानी इसको कहते हैं हम घर्षण बल। तो यहाँ पर हमारा घर्षण बल क्या होता है? इसको कम, अत्यंत कम होता है। ठीक है, तो अगला आगे हम देखते हैं, यानी हमारे 5 प्रकार के बल हो गए बेटा। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। हमने कहा था बल कितने प्रकार के होते हैं। हमने पहला पढ़ाया आपको पेशीय बल, दूसरा पढ़ाया गुरुत्वीय बल, ठीक है, तीसरा पढ़ाया चुंबकीय बल, चौथा पढ़ाया विद्युतीय बल और लास्ट और आखिरी पढ़ाया आपको हमने घर्षण बल। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ घर्षण बल के एग्जाम्पल भी थे। जो हमारा घर्षण बल था इसके कुछ उदाहरण भी थे, जो उदाहरण हमने आपको बताए। ठीक है, और हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं 6.9 में। कह रहा एक पुस्तक लें, पुस्तक को मेज की सतह पर सरका कर छोड़ दें। कह रहा क्या होता है?
तो पुस्तक मेज पर थोड़ी दूर जाकर क्या होगी, रुक जाएगी। कह रहा क्या आप जानते हैं कि गतिशील वस्तु को रोकने के लिए गति के विपरीत दिशा में बल लगाने की आवश्यकता होती है? यस। कह रहा क्या पुस्तक को रोकने में किसी बल का प्रयोग हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। जब पुस्तक मेज की सतह पर सरकती हो तो उसके संपर्क तल पर उसकी गति को विरोध करने वाला एक बल लगता है और इस बल को घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। कह रहे यह वस्तु और सतह के बीच रगड़ द्वारा उत्पन्न होता है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति बेटा उसको कहते हैं जैसे कोई वस्तु इधर से जा रही हो और दूसरी वस्तु उधर से आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं सापेक्ष गति। ठीक है, सापेक्ष गति। तो आगे कह रहा है कि किन्हीं दो सतहों के बीच यानी किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है यहाँ पर, किसी यानी किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बल के बारे में बताया, बल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपसे हमने चर्चा की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ घर्षण बल के बारे में बताया गया है। कह रहा है घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी घर्षण बल जो होता है संपर्क में आने वाली सतहों यानी जो उसकी सतहें होती हैं, संपर्क में आने वाली सतह होती हैं, उसकी जो दो सतहें होंगी। घर्षण बल तो तभी होगा जब दो वस्तुएं होंगी, दो चीज़ें होंगी, दो हाथ यानी हथेली अगर दो होंगी। ठीक है, दोनों हाथ की हथेलियों को अगर हम आपस में रगड़ें तो देखिए एक हाथ का संपर्क तल होगा और दूसरे हाथ का भी संपर्क तल होगा। तो कह रहे इसमें आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, कह रहा परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी वस्तु कितनी बड़ी हो, मेज का आकार बहुत भारी भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर उस पर हम पुस्तक छोटी भी रख सकते हैं, बड़ी भी कोई वस्तु रख सकते हैं, और अगर उसमें हम थोड़ा सा बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होगी, घर्षण कर जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा घर्षण बल। तो अगर आइए घर्षण बल की दैनिक जीवन में उपयोगिता पर चर्चा करें। तो दैनिक जीवन में कुछ हम हमारे जो टर्म्स पॉइंट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कह रहा कभी कभी घरों के स्नान गृह में चिकनी फर्श पर रबड़ की चप्पल पहनकर चलने से फिसलकर गिर जाते हैं। आप देखे होंगे कि बरसात होती है, जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है और आपकी जो स्लीपर्स होती है उनमें क्या होता है, घर्षण बल खत्म हो जाता है, धीरे धीरे रगड़ कर खत्म हो जाता है घर्षण बल। तो क्या होता है, आप फिसल कर गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बर्फ की सतह चिकनी होती है, फलस्वरूप बर्फ की सतह पर घर्षण बल कम होता है, अतः उस पर हम साधारणतया चल या दौड़ नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। किसके कारण, घर्षण बल के कारण। कह रहा पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। यानी हम अगर कहें कि अगर किसी कागज पे, किसी कॉपी पे अगर हम लिख रहे हैं पेंसिल या पेन से, तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों के बीच घर्षण बल होता है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। और इसके बाद बेटा आता है हमारा अगला नंबर, कह रहा माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं कि जो दैनिक जीवन में घर्षण बल, हमारे जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर घर्षण बल कहाँ कहाँ पर लागू होता है। कह रहा माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। ठीक है, अगला है कह रहा मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कह रहा दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काट कर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। जैसे, ठीक है, कह रहा है कि आइए देखें क्या घर्षण सदैव हमारे कार्य में मदद ही करता है, क्या इसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि लिखा दांतेदार आरी, आपने आरी देखी होगी। ठीक है, उसमें देखिए दांत जैसे बने होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और जब हम उसके द्वारा किसी
लकड़ी को काटते हैं, ठीक है, किसी भी लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी काटते समय क्या होता है कि उस आरी और लकड़ी के बीच घर्षण होता है, ठीक है। जब घर्षण होगा तभी वो लकड़ी कट पाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि घर्षण बल से कुछ हमें हानियां भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, उन हानियों के बारे में भी आपसे हम चर्चा कर लेते हैं कि वो हानियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उन हानियों के बारे में भी आपसे हम बताते हैं। कह रहा है कि घर्षण बल से कुछ हानियां हैं जो निम्न है। कह रहा है घर्षण बल के कारण वाहनों के पहियों के टायर घिस जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा पहियों के जब टायर घिस जाते हैं तो उनकी सतह चिकनी हो जाती है। तो कह रहा है जिससे नए टायर को खरीदने में धन व्यय करना पड़ता है। तो हमारे लिए क्या है, एक हानि तो है भाई, हमारा पैसा खर्च हो रहा, हम नए जो है टायर खरीद रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमको हानि हो रही है, ठीक है। दूसरा, जमीन तथा जूते के बीच घर्षण के कारण जूते घिस कर टूट जाते हैं। तो क्या होता है कि जमीन तथा जूते के बीच, यानी जब हम चलते हैं पृथ्वी पर, जमीन पर चलते हैं तो हमारे जूते यानी हमारे पैरों और पृथ्वी के संपर्क के बीच क्या होता है, घर्षण बल पैदा होता है। तो जिससे क्या होता है, जूते घिस जाते हैं, और जब जूते घिस जाएंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे खराब भी हो जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के कलपुर्जे घिस कर टूट जाते हैं, जिससे किसी भी समय भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे हमारे मोटरसाइकिल होता है, जैसे गाड़ियों के इंजन होते हैं, इनमें देखिए कलपुर्जे होते हैं। कलपुर्जे लगे होने के कारण ही इसके अंदर क्या डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, ठीक है। जो हमारा मोबिल होता है, ऑयल जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसकी चिकनाहट के लिए ही, जिसमें घर्षण ना पैदा हो वहाँ पर, इसलिए मशीनों के कलपुर्जों में क्या होता है, ऑयल डाला जाता है। अगला कह रहा है गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियाँ तथा पत्तियों के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग लग जाती है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसी आपको घटनाएं जानकारी में मिली होंगी कि फला जंगल में जो आग लगी। अभी पिछली वर्ष एक चर्चा में था, अमेरिका का बहुत ही, यानी भारत का जो है, सॉरी कह सकते हैं कि विश्व का जो हमारा फेफड़े कह सकते हैं, विश्व के फेफड़े यानी विश्व का ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा आता है अमेजॉन जंगल से। आपने नाम सुना होगा अमेजॉन जंगल, जो कि हमारा अमेरिका में है, और उसमें आग लग गई थी, ठीक है। तो जंगलों में आग कोई लगाता नहीं वहाँ पर जाकर। पेड़ आपस में क्या होते हैं, गर्मियों का मौसम होता है, पेड़ आपस में रगड़ते हैं और क्या होता है, चिंगारी पैदा कर देते हैं घर्षण के कारण, और उनमें आग लग जाती है। एक घटना और हमारे सामने आई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में आग लग गई थी, जिससे बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पर मारे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारी कई हानियाँ हैं घर्षण के कारण, ठीक है, तो जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है बेटा। अगला पॉइंट है, इसके बाद है, कह रहा है कि घर्षण बल को अधिक करने के उपाय, यानी जो घर्षण बल है उसको अधिक कैसे किया जाए और घर्षण को कम कैसे किया जाए, यानी घर्षण बल को कम कैसे किया जाए और घर्षण बल को अधिक कैसे किया जाए। तो आपने कभी सोचा है कि जो पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं, कह रहे क्यों बनाए जाते हैं, तो क्योंकि ये खांचे सड़क की सतह पर वाहनों के टायरों के मध्य घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं, ठीक है। चक्की के पहिए और पट्टे के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए चिपचिपा तरल पदार्थ रेजिन काम में लाया जाता है, एक रेजिन होता है, ठीक है। तो देखा होगा आप चक्की पे कभी गए होंगे तो वहाँ पर जो है हमारा जो एक पट्टा लगा होता है उसका, ठीक है, और लोहे का जो चक्का होता है जिसपे मतलब चक्की वाला पूरा सिस्टम बेटा चलता है, और उस पट्टे पे एक चिपचिपा पदार्थ लगा दिया जाता है, जिससे पट्टा उससे घर्षण के कारण निकले ना, ठीक है। अगला कह रहे घर्षण बल को कम करने के उपाय, यानी घर्षण कम कैसे किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि मशीनों के कलपुर्जों को घिसने व टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है, ठीक है।
यानी उसमें तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से कह रहे आपने कभी सोचा है वायुयान में एवं नावों का निर्माण करने में किस बात का ध्यान रखा जाता है? मछली एवं चिड़ियों के शरीर की आकृति को ध्यान से देखिए। कह रहे इनकी आकृति ऐसी क्यों होती है? कह रहा एक विशेष आकृति नुकीला होने से इसमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम लगता है, ठीक है, जिससे ये हवा या पानी आसानी से चीरते हुए तैर या उड़ सकती हैं। आपने देखा होगा मछली का अगला सिरा नुकीला होता है, प्लेन का अगला सिरा नुकीला होता है, नाव का अगला सिरा नुकीला होता है, ठीक है। तो कुछ हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब है कह रहा मशीनें। व्हाट इज मशीन? मशीन क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कि मशीन, ठीक है। तो देखते हैं मशीन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ से हम। तो कह रहे कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग करते हैं, कील ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग तथा पेंच लगाने के लिए पेंचकस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे डिब्बे का ढक्कन खोलने के लिए चम्मच का प्रयोग करते हैं। यानी मोटर वाहनों का पहिया बदलने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। क्यों? कह रहा इन उपर्युक्त साधनों के प्रयोग से कार्य करना सुविधाजनक, आसान और शीघ्र हो जाता है। यानी इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से हमारे उस काम में आसानी हो जाती है। कह रहा ऐसे साधन हम परिभाषा के तौर पर देखते हैं, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि मशीन क्या होता है, तो आप कह सकते हो ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। जैसे ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, चारा काटने की मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि जटिल मशीन हैं। ये कई सरल मशीनों से मिलकर बनती हैं, ठीक है। कह मशीनें हमारी सहायता कैसे करती हैं? तो मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर काम को आसान किया जाता है, ठीक है, काम को आसान किया जाता है। कुएं से सीधे पानी खींचने में असुविधा होती है, घिरनी की सहायता से पानी खींच लेते हैं, क्योंकि घिरनी की सहायता से बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर, यानी उपयुक्त दिशा में लगाया जा सकता है, जिससे बल की दिशा बदल जाती है और पानी खींचने में। देखा होगा कि आपने जहाँ पर कुएं होते होंगे, अब तो बहुत कम कुएं देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कुएं होते हैं वहाँ पर कुएं के ऊपरी सिरे पर एक घिरनी जैसी लगी होती है, उस पर रस्सी को रख लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद कह मशीनों द्वारा बल को सुविधाजनक स्थान पर लगाकर कार्य को आसानी और शीघ्रता से कर सकते हैं। जैसे चाबी द्वारा बंद ताले के अंदर उचित स्थान पर बल लगाकर उसे आसानी से खोला जा सकता है। कह रहा चाबी क्या है? एक सरल मशीन है। अगर आपसे पूछता है चाबी क्या है, तो आप कहेंगे कि एक सरल मशीन है। पूछा जाए पंखा क्या है, तो मशीन है, वो भी एक, ठीक है। फोन क्या है? मशीन है। कह रहा मशीनों द्वारा बल के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। भारी बोझ ढोने के लिए जहां कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वहीं पहिए वाले ठेले की सहायता से एक व्यक्ति द्वारा ही कार्य संपन्न हो जाता है। रेलवे स्टेशनों पर कुली भारी बोझ को पहिए लगे ठेले द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं मशीनों द्वारा कम बल लगा करके अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जाता है। और अब बात आती है सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, यानी सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं बेटा? तो सरल मशीनें मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुका तल यानी नत समतल या अवनत तल,
ठीक है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जब झुका हुआ तल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर नत समतल या अवनत समतल के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, अगला आता है घिरनी, पांचवा आता है पहिया और धुरी। यानी आपसे पूछे क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं। पहला उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुका तल, चौथा घिरनी, पांचवा पहिया और धुरी। इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तोलक के बारे में। हमने जो 5 प्रकार की मशीनें बताई हैं इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तोलक। उत्तोलक क्या है, यानी उत्तोलक क्या है, सोचिए आप। उत्तोलक नाम देखिए, उत्तोलक। ठीक है, उत्तोलक क्या है। सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल यानी क्रियाकलाप 6.11 पढ़ेंगे। कह रहा है किसी भारी पत्थर को हाथ से उठाने या खिसकाने का प्रयास करें। फिर कह रहा है मजबूत लकड़ी या लाठी या संबल की सहायता से पत्थर को उठाने का प्रयास करें। तो कह रहा है क्या होता है, यानी भारी पत्थर आसानी से उठ जाता है। इस प्रकार उपयोग में लाई गई लाठी एक उत्तोलक है। यानी भारी पत्थर को उठाने में लाठी के नीचे टेक लगाना पड़ता है। यह टेक आलंब कहलाता है। आपसे पूछे कि आलंब क्या होता है तो हम कह सकते हैं भारी वस्तुओं को उठाने के लिए, ठीक है, किसी लाठी या किसी वस्तु के द्वारा जो टेक लगाना पड़ता है ये क्या कहलाता है, आलंब कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जनरेटर वगैरह जो है ट्रैक्टर ट्राली पे चढ़ाए जाते हैं और किसी एक डंडे या लोहे के या किसी और अन्य वस्तु के द्वारा, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, डंडे को रखकर और उसमें धक्का जैसा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिए, एक हमारा चित्र भी बना है जो ए, बी और सी 3 भुजाओं पर आधारित है। तो यहाँ से हम भी देख सकते हैं कि चित्र में बिंदु ए आलंब है, बिंदु बी भार है और बिंदु सी आयास है। यानी जो बिंदु बी है वो भार है और ए क्या होता है, आलंब होता है, जो कि हम किसी वस्तु के द्वारा लगाते हैं, और एक हमारा आयास होता है। कह रहा क्या सभी उत्तोलक एक ही प्रकार के होते हैं। कह रहा आयास, आलंब तथा भार की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा हो गया। अभी बात चल रही थी कि मशीन, तो मशीन 5 प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहला था हमारा उत्तोलक। अब बात आई उत्तोलक। अब उत्तोलक जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा? आयास, आलंब तथा भार की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, ठीक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, ठीक है, और कैसे तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो 3 प्रकार के उत्तोलक, ठीक है। तो 3 प्रकार के उत्तोलक वो होते कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 3 प्रकार के उत्तोलक। तो देखिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक कह रहा है जिन उत्तोलकों में आयास यानी जो बल होता है, आयास बल और भार के मध्य आलंब होता है। यानी जिन उत्तोलकों में बल और भार, यानी किसी वस्तु में भार है और उसमें बल लगाया जा रहा है, उसके मध्य आलंब होता है, वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे कह रहा हैंड पंप, कील निकालने वाली हथौड़ी, जो कील निकालने वाली हथौड़ी होती है, प्लायर्स, शीशा झूला, दंड तुला आदि। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपका जब एक्सरसाइज वाला चैप्टर आएगा तो बेटा वहाँ पर आपसे पूछेगा कि हैंड पंप किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आपको बताना होगा कि ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। हमने क्या बताया, जिन उत्तोलकों में आयास यानी जिन उत्तोलकों में बल और भार के मध्य आलंब होता है वे उत्तोलक प्रथम प्रकार के कहलाते हैं। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक जिन उत्तोलकों में भार, आलंब तथा आयास के मध्य होता है, यानी जिन उत्तोलकों में भार, देखिए सबसे पहले वाले में हमने क्या बताया था
कि जिन उत्तोलकों में आयास और भार के मध्य आलंब होता है और दूसरे में जिन उत्तोलकों में भार आलंब और आयास के मध्य होता है, यानी इसमें जो भार होगा वो आलंब और आयास के मध्य होगा, तो ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। कह रहे पहिए वाली ट्राली, सरौता तथा बोतल का ढक्कन, खोलने वाला यंत्र आदि। तो ये किस प्रकार के उत्तोलक है? ये बेटा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। ठीक है, अब हम इसी में बात करते हैं तीसरे प्रकार के उत्तोलक। तो तीसरे प्रकार का उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलकों में आयास कामा भार और आलंब के बीच होता है, जैसे चिमटी कामा नीलकटर कामा झाड़ू कामा सीढ़ी आदि। तो तीसरे प्रकार के उत्तोलक इस प्रकार से हमारे होते हैं, तीसरे प्रकार के उत्तोलक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तो हम कहेंगे तीसरे प्रकार का। नेल कटर तीसरे प्रकार का उत्तोलक, झाड़ू तीसरे प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर उत्तोलकों की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका पार्ट 3 अगले वीडियो में आपको मिलेगा। जो कुछ चैप्टर हमारा बच गया है उसको मैं यहीं पर जो है पूरा आपको रीड करवाऊंगा, और उसके बाद में उसके जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसका भी सलूशन आप लोगों को दूंगा यहीं पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू क्लास।